हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले जो 5-6 दिन से चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष, उसमें जो न्यूज आ रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है। उसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों का हम लोग वर्णन इस वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले इजराइल और ईरान के बीच जो चल रहा युद्ध है उसको लेकर जो न्यूज आया है सामने में, तो कुछ इस प्रकार से है कि इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव बढ़ते ही जा रहा है और इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय, बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी जैसे जगहों पर मिसाइल दागा है। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर काफी मिसाइल दागा है, जिससे 7 लोगों का मौत की खबर सामने आया है। दोनों देशों के बीच संघर्ष को देखते हुए भारत ने एडवाइजरी जारी किया कि जो लोग भारतीय तेहरान में रह रहे हैं वो अपने जगह को छोड़कर किसी सेफ जगह पर चला जाए, वो अपना यातायात के साधन करके, ऐसा भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के खिलाफ 16 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन आरंभ किया। इसके तहत इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट और जो मिसाइल साइट है वहां पर आक्रमण तेज कर दिया। वो इसीलिए ऐसा कर रहा है ताकि ईरान का जो यूरेनियम का जो प्राप्ति करता है अन्य देशों के साथ में, या फिर जो ईरान यूरेनियम का प्राप्ति कर चुका है उस साइट पर आक्रमण करने से यदि यूरेनियम नष्ट हो जाता है तो वो परमाणु बम नहीं बना पाएगा। क्योंकि इजराइल हमेशा ईरान के परमाणु संपन्न देश होने से डरता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यदि ईरान परमाणु संपन्न देश हो जाता है और एक भी मिसाइल यदि इजराइल पर छोड़ता है तो पूरा इजराइल जो है तहस नहस हो सकता है, क्योंकि इजराइल का एरिया काफी छोटा है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया और इसके तहत इजराइल के कई जगहों पर लगातार 3 दिनों से हमला जारी रखा है। इसमें कुछ जगह आप मैप में देख सकते हैं। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हैफा और रेहोबत जैसे जगहों पर लगातार बमबारी जारी रखा। इसमें ईरान मुख्य रूप से इजराइल के पावर स्टेशन जहां पर बिजली बनाया जाता है, साथ में रिफाइनरी जहां पर तेलों को शुद्ध किया जाता है, उसके अलावा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जहां पर वैज्ञानिकों जो है एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, उन जगहों पर ईरान इजराइल पर लगातार 3 दिनों से बमबारी करते रहा है। इन सभी घटनाओं के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह लिखा कि युद्ध का आरंभ हो चुका है और आतंकी इजराइल को नहीं छोड़ा जाएगा और उस पर लगातार बमबारी करते रहेंगे। और ऐसा पोस्ट करने के साथ ही जो है इजराइल पर 25 मिसाइल उस वक्त दागा गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी इस युद्ध को धार्मिक युद्ध की तरह लेता है। जिस प्रकार से खैबर का युद्ध 648 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध में मोहम्मद और उनके साथियों तथा एक तरफ यहूदी कबीलों के साथ में जंग हुआ था, इसमें मोहम्मद और उनके साथियों का जो है विजय हुआ था। और इसी प्रकार से खामनेई समझता है कि यहूदियों को एकदम उसके जगह से भगा दिया जाए, और जिस प्रकार से खैबर का युद्ध में इस्लाम का जीत हुआ था उसी प्रकार से इस युद्ध को भी जीतना चाहता है। चलिए वीडियो का एक पार्ट हम लोग समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो इजराइल और ईरान कभी मित्र राष्ट्र हुआ करता था, दोनों देशों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गया। तो चलिए दोनों देशों के बीच जो युद्ध के पीछे इतिहास है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच का जो इतिहास रहता है उसमें पहला पॉइंट यह है कि इजराइल का गठन 1948 में हुआ था और इजराइल का गठन अरब और इजराइलियों के बीच जो संघर्ष चला उसके बाद इजराइल का गठन हुआ था। लेकिन 1947 में जो मतदान हुआ था इजराइल बनने के लिए, उसमें ईरान जो है इसके खिलाफ मतदान किया था। लेकिन 1950 में शाह रजा पहलवी, जो कि ईरान के अंतिम राजवंशी शासक है, वो इजराइल को मान्यता प्रदान किया था। वो ऐसा इसीलिए किया क्योंकि शिया और सुन्नी में हमेशा एक संघर्ष चलते रहता है और ईरान जैसा कि हम जानते हैं कि शिया कम्युनिटी का एक देश है, तो इस प्रकार से वो यह चाह रहा था कि सुन्नी समुदाय यदि इसको मान्यता नहीं देता है तो हम दे देते हैं ताकि एक देश उसके साथ रहे सुन्नियों के साथ संघर्ष में। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आता है और शाह रजा पहलवी का पतन होने लगता है और उसके स्थान पर खोमेनी नामक व्यक्ति शासन संभालता है।
लेकिन जब शाह रजा पहलवी का शासनकाल था तो उस वक्त ईरान पर पश्चिमी देशों का प्रभाव देखा जा सकता है। वहां पर शराब के ठेके, डांस बार और जो लोग जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्रता था, और साथ में पर्दा प्रथा भी वो समाप्त कर चुका था। और एकदम आपको जैसा अभी ईरान दिखाई देता है वैसा उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम वो लोग पश्चिमी देशों की तरफ जो है झुकाव उसका बढ़ गया था और काफी मॉडर्न बन गया था। लेकिन जैसे ही खोमैनी शासन संभालता है तो उसको, वो एक कट्टर व्यक्ति था और उसको ऐसा लगता था कि जो ईरान देश है ये शिया बहुल्य देश है और यहाँ पर इन लोगों को इस्लामिक कानून को पालन करना चाहिए। और इसी प्रकार से यहूदी और इजराइल के बीच धार्मिक और वैचारिक मतभेद होने के कारण से दोनों के बीच दूरी बढ़ते गया और अंततः जो है यह स्थिति देखने को मिल रहा है। 1979 के बाद ईरान इजराइल को छोटा शैतान कहना आरंभ कर दिया और इजराइल और अमेरिका के जोड़ी को शैतान का जोड़ी कहना आरंभ कर दिया था उस वक्त। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के कारण और भी हैं। उनमें से एक कारण यह भी है, एक स्थान का नाम है यरूशलेम। यहां पर मुसलमान और यहूदी और क्रिश्चियन तीनों अपना अपना इस स्थान को धार्मिक स्थान मानता है, पवित्र स्थान मानता है। उसमें से मुसलमान इस स्थान के लिए मानता है कि यहां पर मस्जिद अल अस्का था, साथ में क्रिश्चियन इसको मानता है कि चर्च ऑफ द होली सेल्फर था यहां पर, और साथ में यहूदी मानता है कि द वॉल ऑफ द माउंट यहां पर उपस्थित था। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं कि जो तीनों समुदाय है यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानता है, इसको लेकर भी हमेशा संघर्ष देखने को मिल जाता है। 1979 में ईरान में आए इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान फिलिस्तीन के विचार का समर्थन करना आरंभ कर देता है और इजराइल को अवैध घोषित कर देता है। और साथ में ईरान पर यह हमेशा इल्जाम लगते रहता है कि ईरान हमेशा हमास और हिजबुल्लाह को फंड प्रोवाइड करता है, हथियार प्रोवाइड करता है ताकि वह इजराइल पर अटैक करते रहे, और जबकि इजराइल जो है हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन कहता है। इजराइल ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षी को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर वह खतरा मानता है। इजराइल का ऐसा कहना होता है कि यदि ईरान जो है परमाणु संपन्न देश हो गया और वह एक भी परमाणु बम जो है इजराइल पर गिराता है तो इजराइल पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एरिया वाइज में इजराइल काफी छोटा है। वो ऐसा इसलिए कह पाता है कि जैसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से शाह रजा पहलवी के शासनकाल में तो ठीक है इजराइल को मान्यता दिया था, लेकिन खोमैनी के शासनकाल से लेकर अब तक देखा जा रहा है कि हमेशा जो ईरान है वह यहूदी विरोधी बातें करते रहता है। हमेशा इजराइल ईरान के परमाणु समझौता जैसे कार्य योजनाओं का हमेशा आलोचना करते रहता है और परमाणु संपन्न देश न बन जाए ईरान, इसके लिए वो हमेशा एक तरह से कार्रवाई करते रहता है गुप्त रूप से, ताकि जो है दुनिया को पता भी न लगे और ऐसा हमला किया जाए गुप्त रूप से ईरान पर ताकि वह कभी भी परमाणु संपन्न देश न बन पाए। लेकिन यहां पर ईरान का भी अपना एक पक्ष है कि जब हर एक देश परमाणु संपन्न बन सकता है तो अपनी सुरक्षा के लिए ईरान क्यों नहीं बना सकता है परमाणु हथियार। लेकिन दोनों के हम बातों को समझते हैं कि इजराइल का अपना चिंताएं हैं और ईरान का अपना चिंताएं हैं। ईरान चाहता है कि अपने देश को पूरा सुरक्षित करने के लिए, और सुरक्षित करना इसलिए चाहता है क्योंकि उसके आसपास सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं और शिया हमेशा समझता है कि जो सुन्नी संगठन के लोग हैं वो उसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। तो दोनों देशों की अपनी अपनी चिंताएं हैं, दोनों अपनी जगह पर सही भी हैं। इसके अलावा ईरान हमेशा इजराइल पर प्रॉक्सी वार भी करते रहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती, जो हूती नाम का आतंकवादी संगठन है, वो लाल सागर में इजराइल पर जो है प्रहार किया था। इसके अतिरिक्त इराक में ईरान के शिया सैन्य बल जो है वो अमेरिका के जवाबी कार्रवाई का सामना कर रहा है और उसको सहायता देने के लिए इजराइल जो है हमेशा साथ में रहता है अमेरिका का, तो इसका विरोध भी वो हमेशा करते रहता है ईरान। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ ना कुछ बातों को लेकर जो है इतिहास बनते जा रहा धीरे धीरे करके, और आज यह स्थिति पहुंच चुका है कि दोनों देश एक दूसरे के सामने युद्ध के रूप में खड़ा है। तो चलिए अब तक हम लोग यह देख चुके हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या रहा है, इन सभी बातों को हम लोग अभी तक में देख चुके हैं। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका प्रभाव भारत पर क्या हो सकता है। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के बावजूद इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो स्थिर है। हम ऐसा देख सकते हैं कि जो सेंसेक्स ड्रॉप किया है वह करीब 0.13% का जो है ड्रॉप किया है सेंसेक्स। यदि इसको आप पॉइंट में देखेंगे तो करीब 108 पॉइंट का जो है गिरावट हुआ है सेंसेक्स में। लेकिन क्रूड ऑयल में जो प्राइस में जो वृद्धि हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि
क्रूड ऑयल में जो वृद्धि हुआ है वो पहले था $67 प्रति बैरल और अब हो गया है $74 प्रति बैरल। लेकिन भारत के पास में इसका स्टॉक पहले से ही काफी है, तो थोड़ा कच्चा तेल का कीमत बढ़ भी गया है, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव देखने को फिलहाल तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम लोग यह देख लेते हैं कि दोनों देशों के बीच संघर्ष होने के बावजूद भी इंडियन मार्केट क्यों स्थिर रह पाया है। तो इसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन रेट होता है, जो महंगाई दर होता है, उसको मापने के दो तरीके हैं, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके हम देख सकते हैं कि जो वर्तमान दर है सीपीआई द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा, वो 3.2% और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 3.7% रहने का संभावना है। तो जो महंगाई दरें हैं वो काफी कम है, जो पिछले महीने रहा है कुछ वैसा ही है। दोनों देशों के बीच युद्ध होने से भारत के जो महंगाई रेट है सीपीआई है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 0.39% है, जो कि पिछले महीने में जो रहा है उसके तुलना में ही काफी कम है। हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अन्य देशों के इन्वेस्टर होते हैं, जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो महंगाई दरों को देखकर इसमें दोनों देशों का जो युद्ध है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा है, तो अभी इन्वेस्ट करना जारी रखा हुआ है। और जारी इसी प्रकार से यदि इन्वेस्टर जारी रखता है तो जो भारत की इकोनॉमी है या इंडियन मार्केट है उस पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दोनों देशों के बीच में यदि संघर्ष इसी प्रकार से बढ़ते रहा और क्रूड ऑयल की एकदम कमी पड़ जाता है तो धीरे धीरे जो है महंगाई दर इंडिया में भी बढ़ सकता है। ईरान पूरे विश्व के कच्चे तेलों के भंडार में से 4% अपने पास में स्टॉक रखता है और इस स्टॉक में से भी मूलतः वो चाइना को सप्लाई करता है क्रूड ऑयल। तो भारत जो है अन्य देशों के साथ में मिलकर उसके साथ से जो है क्रूड ऑयल खरीदता है, तो भारत के इकोनॉमी पर इसका प्रभाव कम ही देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग आगे देख सकते हैं कि जो भारतीय मार्केट में जो एक डर बना हुआ है ये सिर्फ एक मानसिक रूप से बना हुआ है, सप्लाई साइड से ऐसा कोई जो है डरने की बात नहीं है। ईरान पूरे विश्व भर में जो ऑयल का रिजर्व है उसमें से 12% अपने पास होल्ड करता है, लेकिन ईरान के साथ में यह परिस्थिति बना हुआ है कि कई देश जो है उस पर सेक्शन लगाया हुआ है, तो इस कारण से जो है वह कई देशों को तेल सप्लाई नहीं कर पाता है। तो पूरे विश्व भर में जितना अभी तेल सप्लाई हो रहा है उसमें से 4% भागीदारी है ईरान का, और उसमें से भी अधिकतर भाग जो है चाइना को प्रदान करता है। तो इंडिया को जो है इससे कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा फिलहाल तो। लेकिन यदि इजराइल इसी प्रकार से ईरान पर प्रहार करते रहता है और उसके ऑयल डिपो जो यहाँ पर है उस पर प्रहार करता है और नष्ट कर देता है, तो जो इजराइल द्वारा अन्य देशों को सप्लाई कर रहा था तेल उसकी कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। हालांकि इंडिया पर प्रभाव इसका थोड़ा कम ही पड़ेगा, लेकिन जब चाइना को अधिकतर वो ऑयल सप्लाई करता है तो चाइना के पास में तेल का कमी होगा, और चाइना क्या करता है कच्चे तेल को खरीद के रिफाइन करके उसको जो है अन्य देशों में भेजता है। तो यदि चाइना के पास ही तेल वो न मिलेगा तो अन्य देशों को रिफाइन करके क्या भेजेगा, और यदि नहीं भेजेगा तो तेल का कीमत अपने आप बढ़ जाएगा और महंगाई दरें पूरा विश्व भर में देखने को मिल सकता है। दोनों देशों के बीच संघर्ष होने के बावजूद भी भारत के मार्केट पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का कारण है भारत के बफर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि भारत जो है जरूरी सामानों को स्टॉक करके रखता है ताकि विश्व में युद्ध होगा तो बाद में जो है काम देगा वो। तो उसी प्रकार से क्रूड ऑयल जो है भारत कई भंडार जो है जमा कर लिया है। इसके कारण से यदि दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो रहा है तब भी जो है भारत में तेल की कीमतों पर या और अन्य महंगाई की जो बात है उस पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा। लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्ष इसी प्रकार से चलता रहा और यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो काफी खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इसी स्ट्रेट से होकर जो है क्रूड ऑयल सप्लाई अन्य देशों को होता है। आप जैसा देख सकते हैं मैप में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगा हुआ देश है ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यूएई और ओमान, इस प्रकार से देश जो है, और ये क्रूड ऑयल यहाँ पर अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। तो यदि ईरान इसको ब्लॉक कर देता है तो जो अन्य देश पर्शियन गल्फ से क्रूड ऑयल को अरेबियन सी तक भेजता है, और उस साइड जो अरेबियन सी है वहां पर भारत, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस प्रकार से जो कई देश हैं वहां पर जो है सप्लाई होता है क्रूड ऑयल का। तो यदि ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर देता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा, और तब जाके भयंकर रूप से पूरे वर्ल्ड में तेल की कमी हो जाएगी और उसकी जो कीमत है वो आसमान छूने लगेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में तीनों तरह के बातों का वर्णन किए हैं। पहले तो न्यूज देखे, उसके बाद फिर हम लोग देखे कि इसका इतिहास क्या रहा, और फिर देखे कि भारत पर क्या प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए इसी प्रकार से और इससे संबंधित कोई न्यूज आता है तो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।